मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस चैनल पर आप लोगों के समक्ष एक इंग्लिश की छोटी छोटी जानकारियाँ जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से संबंधित है उसको बताने चल रहे हैं। कृपया इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यह है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसको आप स्पीच बोलो अथवा नरेशन बोलो, दोनों ही तरीके से बात एक ही है। लेकिन एक बात की जानकारी रखिएगा, जब कभी भी कोई हेडिंग आप डालिए तो हेडिंग अथवा शीर्षक का हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। ये जानकारी अवश्य रखिएगा। अब डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। तो जब हम इसके विषय में जानकारी रखेंगे तो सर्वप्रथम हमको यह जानकारी चाहिए कि हम इसको शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत करने के लिए सर्वप्रथम हमको एक चीज़ यह चाहिए कि जैसे देखिए, इसमें एक इन्वर्टेड कामा के बाहर है, एक इन्वर्टेड कामा के अंदर है। इसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच मतलब ये हो गया वक्ता। ये वक्ता की कही हुई बात। जो भी वाक्य इन्वर्टेड कामा में होता है वह किसी की कही हुई बात होती है, और जो बाहर रहता है वह कहने वाला होता है। तो जब हम किसी चीज़ को सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखते हैं वो शीर्षक होता है। जब हम उसको डबल इन्वर्टेड कामा में रखते हैं तब वो क्या होता है? किसी की कही हुई बात होती है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम इसमें आपको बताते हैं कौन क्या चीज़ है। अभी हमने ये बताया कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको बताया ये रिपोर्टेड स्पीच है। लेकिन इन दोनों में एक चीज़ और है, ये है, ये है, ये पूरा है। इसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टर। क्या बोलेंगे? रिपोर्टर। रिपोर्टर मतलब वक्ता। इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब मतलब वक्ता की क्रिया। अब इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। वक्ता की कही गई बात। ये वक्ता हो गया। क्या? जो आपका नाउन रहेगा अथवा प्रोनाउन रहेगा वो वक्ता होगा। उसकी जो क्रिया होगी वह वक्ता की क्रिया होती है। जो इन्वर्टेड कामा में पैक होता है उसको क्या बोलते हैं? वक्ता की कही हुई बात बोलते हैं। किसी किसी सेंटेंस में आपको यह मिलेगा कि इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। तो सबको, दोनों को, तीनों को मिला करके हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग
वर्ब, और इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। मतलब यह है कि दोनों ही तरह से जब आपको कोई भी बताएगा, कोई भी समझाएगा, इस पूरे सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कहेगा, इस पूरी सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहेगा। तो अब पहले हम यह जानते हैं कि यह होता कितने प्रकार का है। अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो जान गए कि हाँ, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कामा में रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन ये होता कितने प्रकार का है, देखिए, निम्नतः असर्टिव सेंटेंस होता है, इसके बाद इंट्रोगेटिव होता है, इसके बाद ये इम्परेटिव होता है, इसके बाद ये होता है एक्सक्लामेटरी, इसके बाद ये होता है ऑप्टेटिव। मतलब कुल मिलाकर के यह कितने प्रकार का होता है, 5। अब सामान्यतः हम तो ये जान गए कि ये 5 किस्म का होता है, लेकिन आप एक चीज़ और जाने, असर्टिव सेंटेंस तो है, लेकिन इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं। सुनिए, असर्टिव सेंटेंस मतलब जो साधारण वाक्य होता है। अब इंट्रोगेटिव पर आते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जो 2 किस्म का होता है। कितने, 2। एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इनसे शुरू होता है। और एक होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के वर्ड होते हैं, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुज, हुम, वेयर, इन सब से शुरू होता है। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। ये भी 2 किस्म के होते हैं। एक होता है जो आपका वर्ब से शुरू होता है, एक होता है जो लेट से शुरू होता है, लेकिन इनमें थोड़ा कुछ विस्तार है। अब जब वो चैप्टर हम बताएंगे तो आपको पूरे विस्तार से बता देंगे। एक्सक्लामेटरी होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, उसमें एपॉस्ट्रॉफी या उसको आप कहें एक्सक्लामेशन मार्क, जो इस तरीके से होता है, ये लगा होता है, उससे हम पहचान जाते हैं कि यह एक्सक्लामेटरी है। ऑप्टेटिव उसी प्रकार से होता है जैसे कि एक्सक्लामेटरी होता है, उसमें भी ये मार्क लगा होता है, लेकिन प्रायः इसमें शुभकामना, आशीर्वाद, अभिशाप, ये सब प्रकट होता है। तो चलिए, जब उधर जाएंगे तब जाएंगे, पहले हम आप असर्टिव सेंटेंस सीखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता कैसे है। असर्टिव सेंटेंस सीखने के लिए मुख्यतः हमको यह जानकारी चाहिए कि जो हमारे टेंसेज हैं 12, उन 12 टेंसों को हम बदलें किस में। तो हम थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये है, इधर आपका टेंस हो जाएगा, इधर आपका चेंज इनटू हो जाएगा, मतलब किस में बदलेंगे। अब आप प्रेजेंट के चारों मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हो जाएगा। अब जब हमारे सामने इस तरीके के सेंटेंस आएंगे, लिखा रहेगा, तो हम उनको बदलें किस में बदलेंगे, ये तो हमको जानकारी चाहिए। अगर हम यह नहीं जानेंगे कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वह किस टेंस में है, तो आखिरकार हम उनको बदलेंगे कैसे। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका सीधा सीधा उदाहरण यह है, सीधी सीधी जानकारी यह है कि अगर हमारे प्रेजेंट के चारों हैं तो हम उसको किस में ले जाएंगे, पास्ट के चारों में। मतलब प्रेजेंट के चारों सेंटेंस हम पास्ट टेंस में ले जाएंगे। अब सामने हमारे यह आता है कि हम पास्ट को कैसे करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट, ये आपका 5वां है। 6वां पास्ट कॉन्टिन्यूअस, 7वां है पास्ट परफेक्ट, 8वां है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 आपको फिर से मिल गए। पास्ट इंडेफिनिट को हम ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब इनको नो चेंज, मतलब ये नहीं बदलेंगे, जिस टेंस में रहेंगे ये दोनों उसी टेंस में रह जाएंगे। ध्यान से देखिएगा कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन कौन से आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है, वो भी पास्ट परफेक्ट में जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहता है, वो भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में रहता है तो वह भी पास्ट परफेक्ट में जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहता है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। तो ये जो छोटी छोटी जानकारियां हैं वो हमको अवश्य आनी चाहिए, क्योंकि गलतियां कहाँ होती हैं, गलतियां बड़े में नहीं होती, गलतियां छोटे में होती हैं। अब 12 में से हमारा 8 क्लियर हो गया, प्रेजेंट के चारों और पास्ट के चारों। अब हम आते हैं फ्यूचर टेंस में। अब फ्यूचर टेंस में देख लीजिए, फ्यूचर टेंस में वो जो 4 होते हैं वो बदलते बदलते नहीं हैं। वो केवल विल का, वुड और शैल का शुड, विल का, वुड, शैल का शुड। अथवा हम यह कह सकते हैं कि दोनों को मिलाकर वुड। अगर आपको समझाया जा रहा है कि दोनों को मिलाकर वुड क्यों हो गया भाई, जब विल का वुड होता है, शैल का शुड होता है, तो ये वुड कहाँ से आ गया। तो एक जानकारी रखिए, जैसे जब हम रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता को बदलते हैं, मान लीजिए आई लगा है
और हमको सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। उधर ही है तो आई के साथ से लगता है, लेकिन ही के साथ विल लगता है, तब वहाँ क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। इसलिए हमने दोनों को मिला करके वुड कर दिया। ये तो आपको टेंस की जानकारी हुई। कुछ परिवर्तन और होते हैं जो कि हम सोच रहे हैं थोड़ा सा हम लिख दें, आपको जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि बिना इसके आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी सही नहीं हो सकता और कभी पूरी जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती। देखिए, हम दिस पढ़ते हैं, दैट पढ़ते हैं, दीज, दोज, हियर, ये सब पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इनको बदला जाता है। जैसे मान लीजिए दिस आया है, तो जब इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट। दीज आया है तो क्या हो जाएगा, दोज। हियर आया है तो क्या हो जाएगा, देयर। कम आया है तो क्या हो जाएगा, गो। नाउ आया है तो क्या हो जाएगा, देन। जस्ट आया है तो क्या हो जाएगा, देन। मतलब नाउ का भी देन और जस्ट का भी देन। अब आते हैं टुडे, क्या हो जाएगा, दैट डे। टुमारो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे को भी अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इधर डायरेक्ट में आपके या डायरेक्ट स्पीच में टुमारो आया है, तो जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे नेक्स्ट डे आएगा। अगर मान लीजिए आपके डायरेक्ट में नेक्स्ट डे ही आ गया तो क्या बदलेंगे आप, द फॉलोइंग डे। किस में बदलेंगे, द फॉलोइंग डे। अभी और हैं, जैसे एगो क्या हो जाएगा, बिफोर। आपका यस्टरडे क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। ये तो बदलना हुआ कि कौन किस में बदलेगा। एक जानकारी और कर लीजिए कि कभी कभी ये नहीं बदलते हैं। जैसे कम का गो भी नहीं हो जाता, हर जगह नहीं हो जाएगा। जब रिपोर्टेड स्पीच में हमको यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या हुआ, जो छोटे बच्चे हैं अगर उनको जानकारी चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य। अब सार्वभौमिक सत्य क्या है, अगर सूर्य पूरब में निकल रहा है तो ये तो सत्य बात है कि सूर्य पूरब में निकलता है। ऐसा तो है नहीं कि पश्चिम में निकलता है, ये सत्य बात है। सोना पीला होता है, ये सही बात है। पृथ्वी गोल होती है, ये सही बात है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सही बात है। तो ऐसे सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिलहाल आगे हम उनको बताएंगे, लेकिन पहले आप इसकी जानकारी कर लीजिए। अब ये देखिए, आपके सामने सेंटेंस दिया हुआ है,
राम सेज मोहन इज इल। राम कहता है कि मोहन बीमार है। अब आप कहोगे कि इसको बदला कैसे जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ और देखना होगा, हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे कि वो है किस टेंस में, इसके बाद ही रिपोर्टेड स्पीच में जाएंगे। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो इधर के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, प्रोनाउन में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। नाउन तो वैसे भी नहीं बदलता। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का यह मतलब नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब है प्रेजेंट के चारों, फ्यूचर टेंस का मतलब है फ्यूचर के चारों। मतलब यदि इधर प्रेजेंट में चारों में है, चाहे ये हो जाए कि राम इज सेइंग, राम हैज सेड, राम हैज बीन सेइंग, अगर इस तरीके से आता है तो इधर के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। इधर विल शैल लगा हुआ है तब इधर के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर हम देखेंगे तो वो बना किससे है, पास्ट टेंस से। जब इधर पास्ट टेंस से आता है तभी इधर के टेंस में परिवर्तन होता है, अन्यथा कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जब हम इसको बदलेंगे तो क्या कर देंगे कि राम सेज। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हमको हटाना है, तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए एक कंजक्शन की आवश्यकता होती है। कंजक्शन मतलब जो शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़े उसी को कंजक्शन कहते हैं, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित होता है। ये हो जाएगा आपका दैट। मोहन नाउन है, बिल्कुल नहीं बदलेगा। इधर प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, पूरा उतर जाएगा। मतलब कि केवल दैट का प्रयोग होता है। अब दूसरी जानकारी सुन लीजिए। इधर सेज लिखा था अथवा से भी आएगा, जैसे आई अगर रहेगा तो से हो जाएगा, और राम एक वचन में है इसलिए इधर सेज हो गया। अगर से भी आएगा फिर भी वही प्रक्रिया होगी। अब आपको यह जानकारी चाहिए कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे। मतलब से अथवा सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, ऐसी परिस्थिति में ये सेज अथवा से नहीं उतरेगा बल्कि उनको टेल अथवा टेल्स में बदल देंगे। किसमें, टेल, TELL, और टेल्स में एक वचन रहेगा तो टेल्स, बहुवचन रहेगा तो टेल। देखिए अभी हमने आपका टेंस भी बदल दिया। ही हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप। उसने मुझसे कहा है रवि कैंप में शामिल होगा। अब हमने ये बताया था कि प्रेजेंट के चारों रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इधर हैज लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इसका मतलब है कि इधर के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। टेंस में मतलब अगर विल है तो विल ही रहेगा। देखिए कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए
दैट, अब इधर परिवर्तन नहीं होगा, पूरा उतर जाएगा। अब ये भी पूछना है कि यहाँ तो शेष था, शेष उतर गया, यहाँ सेट का टोल्ड क्यों हो गया। तो सुनिए, अभी हमने ये बताया था कि जब ऑब्जेक्ट रहता है तो टेल अथवा टेल्स में बदला जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट है इसलिए उसको टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड कर दिया गया। अब यहाँ जब भी हम बदलते हैं तो असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को बदलते हैं, केवल सेड को नहीं बदलते। तो सेड टू को जब बदलेंगे तब टोल्ड हो जाएगा। ये तो हुआ आपका केवल असर्टिव सेंटेंस का थोड़ा सा छोटी सी जानकारी। अब असर्टिव सेंटेंस में आपका प्रोनाउन भी आता है। क्या? प्रोनाउन, जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन 3 प्रकार से होते हैं। थोड़ी सी जानकारी उसको ले लीजिए। देखिए, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में जो कर्ता होता है, मान लीजिए आपका वो प्रोनाउन से शुरू है, फर्स्ट पर्सन में है, तो वह किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के। सेकंड पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। थर्ड पर्सन में है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक सेंटेंस देख लीजिए। देखिए, आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो करेंगे क्या? आई सेड, अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम यहाँ क्या कर देंगे? कंजक्शन लगा देंगे। और जानकारी कर लीजिए कि जब सेड के बाद कोई कर्म रहेगा तब ये टोल्ड में बदल जाएगा। सेड के बाद कोई कर्म नहीं है तो आप उसको उतार दीजिए। अब आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार हमने बताया कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ भी आई है। मतलब किसी के अनुसार बदलने का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ को किसी के अनुसार बदलते हैं तो उसका मतलब है कि जो रहता है वही हो जाता है। अगर यहाँ ही होता और यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो हम क्या करते? आई को हम ही के अनुसार बदलते। ही के अनुसार बदलने का क्या मतलब है? कि हम आई को ही बनाना चाहते हैं। अनुसार बदलने का यही मतलब होता है कि आई को हम ही बनाना चाहते हैं। उसी तरह से अब यहाँ दोनों जगह आई है तो आई को हम क्या करेंगे? आई के अनुसार ही बदलेंगे। जब आई के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ भी आई हो जाएगा। अब थोड़ा सा टेंस पर ध्यान दें। आई डू नॉट लाइक दैट बुक, मैं उस किताब को पसंद नहीं करता हूँ। तो अभी हमने यह बताया था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो वो किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो डू का क्या हो जाएगा? डिड नॉट लाइक दैट बुक, ये हो जाएगा। ध्यान दिया आपने? फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के। अब
हम आपको सेकंड पर्सन का बता रहे हैं। देखिए, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। उसने मुझसे कहा तुम प्रसन्न हो या आप प्रसन्न हो। तो यहाँ सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ही टोल्ड, मतलब सेड टू को किस में बदल दिए, टोल्ड में, मी दैट। अब देखिए यू, यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो अभी आप कहोगे, अभी आपने कहा था कि जिस चीज़ के अनुसार हम बदलते हैं वही हो जाता है। ठीक है, यू को हम मी बनाना चाहते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हम जब यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो हमको मी का सब्जेक्ट चाहिए। मतलब अगर हम सब्जेक्ट को बदल रहे हैं तो हमको सब्जेक्ट चाहिए, तब हम मी का सब्जेक्ट ढूंढेंगे। मी का सब्जेक्ट होता है आई। अब ये प्रेजेंट टेंस में है, आर का क्या हो जाएगा, वाज हैप्पी। मतलब हमने क्या किया कि इसको इसके अनुसार बदल दिया और इसको इसके अनुसार बदल दिया, आई हो गया। अब हम थर्ड पर्सन पर आते हैं। देखिए, सुरेश सेड ही इज ए क्लर्क। सुरेश ने कहा वह एक क्लर्क है। अब हम इसको बदलेंगे, सुरेश सेड, अब ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए टोल्ड नहीं हुआ, सेड का सेड हो गया। कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हमने दैट लगा दिया। अब ये थर्ड पर्सन है, अगर ये थर्ड पर्सन है तो ये बदलेगा नहीं, उतर जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, वाज ए क्लर्क। अगर छोटी जानकारी चाहिए तो ये ले लीजिए, आपके समक्ष हम लिख दे रहे हैं। इन तीनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या पढ़ेंगे, सन। इसको हम करते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको हम करते हैं सेकंड पर्सन, इसको हम करते हैं थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में है तो नो चेंज। ये जो छोटा सा है, इसको अगर आप जानकारी रखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। और एक चीज़ और है कि आप यह कहोगे कि अभी आपने ये बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो कौन किस में आता है वह थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, आई और वी ये क्या हैं, ये फर्स्ट पर्सन है। यू सेकेंड पर्सन है, ही सी इट दे और नाम ये आपके क्या है, थर्ड पर्सन। तो ये हमको आपको जानना है, क्योंकि
ये केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए ही नहीं, ये हमको अब जब हम आप एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे उसमें भी हमको यह चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे उसमें भी चाहिए, करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस पढ़ेंगे उसमें भी यह चाहिए। तो आज इतना छोटा सा प्रारूप हमने आपके समक्ष बना करके दिया। अब इसको अध्ययन कर लीजिएगा, इसके बाद हम आपको इसके बाद का सेंटेंस बताएंगे और सिखाएंगे।